सच के साथ। दमोह के दंगल का भाग्य शनिवार को ईवीएम में बंद हो गया। कोविड के बीच हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी और कांग्रेस ने भी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में पूरी मेहनत की। मतदान के अंतिम समय तक दोनों प्रत्याशी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने में लगे रहे। बीजेपी का दावा है कि जनता विकास के मुद्दे पर पार्टी का साथ देगी। विकास के मुद्दे जो 15 वर्षों में काम किया था और आज 1 वर्ष के अंदर जो काम किया है, इन सारे मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत अच्छे मतों से, जनता के समर्थन और आशीर्वाद से दमोह के अंदर इस चुनाव को व्यापक बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, क्या उस पर कितना दबाव हो चाहे कुछ हो, जीतना तय है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। दमोह का उपचुनाव कांग्रेस ने भी प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ प्रचार के अंतिम दौर तक अपने प्रत्याशी अजय टंडन के लिए लगे रहे। इस बीच कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिनका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। दमोह की जनता समझ गई है कि अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हजारों मतों से जीतेंगे। हताशा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और ये लोग समझ रहे हैं कि 5 साल के लिए राहुल लोधी को जनता ने चुना था। ये 2 साल बाद 2.5 साल बाद क्यों आ गए? निश्चित तौर पर लंबे सौदेबाजी हुई है, लेन देन हुआ है। ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक में इस बात का संदेश गया है कि बाहरी व्यक्ति लोग आकर, बड़े बड़े मंत्री लोग आकर दमोह में प्रलोभन देकर वोट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह वोट को खरीद नहीं पा रहे। उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। भाजपा के पास केवल पैसा और शराब भर थी, मतदाता कांग्रेस के साथ था। दमोह में कोरोना के बावजूद मतों का प्रतिशत अच्छा रहा। जाहिर है मतदाता ने इस चुनाव को समझा है, लेकिन उसके मन में क्या, ये 2 मई को सामने आ जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टी के जीत के अपने दावे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। किसके दावे में दम, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। दमोह के दंगल का कौन होगा विजेता? कोरोना के बीच हुए मतदान प्रतिशत का इशारा क्या? 2 मई को जीतेगा किसका विश्वास? बीजेपी का विकास या कांग्रेस का विश्वास, कौन होगा पास? तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। दमोह का चुनाव संपन्न हो गया। उपचुनाव में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। BD शर्मा से लेकर तमाम मंत्री वहां लगातार मैदान में बने रहे और प्रयास होता है भारतीय जनता पार्टी का कि जिस तरह से जैसी जरूरत पड़ जाए वैसी मेहनत करिए, लेकिन सिर्फ उद्देश्य एक ही होता है, किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना है। हर चुनाव में यही रणनीति होती है भारतीय जनता पार्टी की, जगह के हिसाब से रणनीतियां बदलती है। लेकिन ये उपचुनाव बहुत अलग है, क्योंकि 5 साल के लिए पहले चुनाव हुआ, बाद में राहुल बीजेपी के साथ आ गए। अजय टंडन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। अजय टंडन एक घाघ नेता है। लगातार राहुल लोधी का जब चुनाव हुआ तब वो कमान संभाले हुए थे और चुनाव जीते थे राहुल लोधी, लेकिन पासे पलट गए। अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी, पहले भी 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा, पर इस बार कमलनाथ का साथ उनको मिला। पर जनता किसके साथ जाएगी, क्योंकि अब ईवीएम में भाग्य बंद हो चुका है। किसका भाग्य खुलेगा, किसका पिटारा खुलेगा, ये 2 मई को समझ आएगा। पर यह सच है कि इस चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। जितेंद्र मिश्रा है,
कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। धैर्यवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही सुरेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, हमने देखा, मैं खुद भी वहां गया, ये चुनाव बहुत अलग था। 28 चुनाव से कुछ अलग था, क्योंकि एक चुनाव था और बहुत सारे नेता थे, सब कुछ दांव पर आपने लगाया। और अब तो भाग्य ईवीएम में है। कहां पा रही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी चुनाव संपन्न होने के बाद? देखिए, सब कुछ दांव पर लगाया माने हमारी विनम्र प्रार्थना और जनता से हाथ जोड़कर जो हमने प्रार्थना की, उस नम्रता में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें जनता की सेवा से मोह है और हम नहीं चाहते कि दमोह उस व्यवस्था से वंचित रहे जो विपक्ष के लोगों की झांसेबाजी में आए। इतने लोगों को बताते रहे कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ज्यादातर समय कांग्रेस का शासन रहा, तब भी क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा है। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब भी सड़क, बिजली, पानी के लिए संचल के लोग चीखते चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस एजेंडे पर बात बढ़ चढ़कर काम हुआ। लोगों को घर भी मिले, लोगों को शौचालय भी मिले, किसानों को सम्मान निधि मिली है, महिलाओं को, जच्चा बच्चा, बुजुर्गों को, सबको कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में हमने भरोसा दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप विजयी बनाइए, ताकि वे सब घोषणाएं जो सरकार ने की है वो शिद्दत के साथ लग करके वो सरकार से उन सबको पूरा करा सके। और पूरा भरोसा है कि लोगों ने अंततः हमारे निवेदन को स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, ऐसी उम्मीद हमें है। जी जी, जितेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का दावा है, दावा आपका भी है, लेकिन ये उपचुनाव थोड़ा सा अलग था 28 उपचुनाव से। 28 उपचुनाव में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, पर ये एक सिंगल चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो पुराने नेता जिन पर विश्वास था, हालांकि साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन कितना साथ उन्होंने दिया होगा ये चुनाव में आज तय हो गया होगा। पर कांग्रेस अपने आप को कहां पा रही? क्योंकि विकास का एजेंडा उनका जो था वो दिख नहीं रहा था कहीं। दूसरा, इस कोरोना काल में जिस तरीके का दुर्व्यवहार वहाँ के क्षेत्र में किया जा रहा था, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने हित साधने के लिए सरकार वहां पर लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर रही। सब समझ रहा है, दमोह सब देख रहा है। अगर ये स्थिति होती, दमोह में इनकी कंफर्टेबल होते, दमोह में इनके लिए आसान होता, तो आपने देखा किस तरीके से 9 मंत्री लगातार यहाँ पर काम करते रहे, लगातार प्रलोभन देते रहे और आखिरी में भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी पकड़ी गई जिसमें करोड़ों रुपए के नोट भरे हुए थे। अगर कोई दल, राजनीतिक दल कंफर्टेबल होता है तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती है कि उसको पैसा बांटना पड़े या उसको अन्य संसाधनों का उपयोग करना पड़े। इससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दमोह कठिन है। विकास का कोई नारा चल नहीं पा रहा है और दमोह में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो कहीं ना कहीं वो उसको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और वो आप देखिए परिणाम के दिन सामने आएगा। जी, सुरेश शर्मा जी, अब तो संपन्न हो गया। कई दफा हम लोग बात करते रहे इस मुद्दे पर और वहां जाकर भी देखा तो ये बात सच है कि चुनाव थोड़ा सा अलग था बाकी चुनाव की अपेक्षा, और ये प्रतिष्ठा का इसलिए भी होगा क्योंकि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि पा जाती है तो एक नया मुकाम मिल जाएगा कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि कैंडिडेट जीत कर आता है तो आगे जो आने वाले दिनों में चुनाव है उसके लिए एक मैसेज चला जाएगा। देखिए मनोज जी, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की जीतने की संभावना कम है, लेकिन जो जिस तरीके का चुनाव बना है और बाद में जो ये कहा गया सुरपन नहीं कौन सा वो एक शब्द जो है पूतना और इस तरह की भाषा जब आई, हाँ। तो उसमें ये लगा था कि ये पूतना किसको बोला जा रहा है। मुझे ये भी संदेश प्राप्त हुआ था कि चूंकि लोधियों का वर्चस्व जो है वो हो गया था चुनाव प्रचार में, चाहे उमा भारती हों चाहे प्रहलाद पटेल हों, और उससे ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्सेज वाला मामला बन जाए। तो ये सारी चीजें आशंकाओं की हैं और आज जो है वो निर्णय सेफ हो गया है। अब तो 2 तारीख को ही सब पता चलेगा।
लेकिन एक चीज जो मैंने दूसरी राजनीतिक रूप से महसूस की है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो घराने थे उनको ध्वस्त किया गया है कि भाई उपाध्यक्ष बनेगा तो वो घराना बनेगा और महामंत्री बनेगा तो वो घराना बनेगा। इन उपचुनावों में भी घराने ध्वस्त हुए हैं, चाहे आप और कोई भी समीक्षात्मक रूप से ले लीजिए, किसी का उल्लेख करने का बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन बार बार जो है मीडिया अट्रैक्शन इस बात को लेकर के रहा कि जयंत मलैया जी का रुख क्या रहेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज भी वो टिप्पणी करूंगा कि जयंत मलैया जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके इस तरह से राजनीति करने का उनका तरीका नहीं है। वो संगठन के साथ रहते हैं क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान से भी पुराने नेता हैं। इसलिए ये मान के चलना कि ये विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की पार्टी है, ये मैं नहीं स्वीकारता। मैं ये मानता हूं कि ये जयंत मलैया की भी पार्टी है, क्योंकि वो उससे पहले से परिवार सहित सक्रिय थे। यदि विष्णुदत्त शर्मा जी के परिवार का बैकग्राउंड देखेंगे तो जो है कम हो सकता है वो पारिवारिक रूप से जुड़े हों, और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पारिवारिक बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं लोगों से होती है। लेकिन जयंत मलैया जी की शुरुआत उनके पिताजी से होती है। तो इसलिए ये कहना कि जयंत मलैया जी ने कहीं सबोटेज किया होगा और उसके बेटे का भविष्य जो है इस उपचुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए राजनीति में ये हम खबर को रोचक बनाने के लिए सब आकलन करते हैं, व्यवहारिक जीवन में ये नहीं होता। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मन में टीस रहती है कि उपचुनाव में भी जा सकते थे अगले 5 साल, अगले 2.5 साल बाद भी, या 2 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव में जाएंगे उससे पहले। तो इसलिए ये चुनाव जो है वो एक बड़ा रोचक चुनाव है, और इस रोचक चुनाव में मुझे ये तो अभी भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी। लेकिन ये यदि मान लो कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट भी दे दी, तब भी बड़े सवाल, बिल्कुल सही, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यदि बड़ी फाइट भी कांग्रेस दे पाई, लेकिन ऐसा बड़ी फाइट भी यदि कांग्रेस, तो ये कोरोना का जो अनियंत्रित हो गया ये सरकार से, और सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है, और जिस तरीके से अधिकारियों का कब्जा हो गया और वो मनमाने तरीके से व्यवस्थाएं जमा रहे हैं और सरकार को होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये कहीं नुकसान हो जाए तो अलग विषय है। जी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर के मीडिया ने लाशें दिखाना चालू की हैं, और मध्य प्रदेश की ज्यादा दिखाई हैं, 40-40, 50-50 बता रहे हैं, 4-4, 5-5, तो इसका कहीं कहीं डैमेज हो सकता है, ये एक अलग बात है। और दूसरा, मैं आपको मनोज जी बहुत अच्छे से एक ध्यान आकर्षित करूं कि जैसे इंजेक्शन की व्यवस्था हो या जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इसमें फेल कौन हो रहा है? फेल हो रहा है केवल प्रशासन तंत्र, जो मुख्यमंत्री नहीं है और जो मरीज नहीं है, जो बीच का है वो मन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मैं लौटूंगा, ये बड़ा मुद्दा है। और आज तो गजब हो गया जब हमीदिया से ही इंजेक्शन चोरी हो गए। आप समझिए कि जिस इंजेक्शन को लाकर सरकारी एक अस्पताल में रखा जाए, धैर्यवर्धन शर्मा जी, कोरोना के बीच में ही चुनाव हुआ और कोविड के जो बातें सामने आई, निश्चित है उसका असर थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा, लेकिन आपका संगठन बहुत मजबूत है। हमने खुद वहां देखा है जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, और विष्णुदत्त शर्मा, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी अध्यक्ष से बढ़कर निकले हैं और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया। जीत हार अपनी जगह है, जो भी होगा जनता तय करेगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये चुनाव बिल्कुल अलग था? देखिए, उपचुनाव में कई रंग देखने को मिलते हैं, तमाम लोगों की, तमाम संगठनों की, तमाम समाजों की, तमाम वर्गों की, तमाम क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्या होती है, वो प्रतिध्वनित होती है, उनको रखने का प्रयास भी करते हैं। पर इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कुशलता से हैंडल किया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, गोपाल भार्गव जी और शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रहलाद पटेल जी दीदी के नेतृत्व में, वहां जो भी नेता थे, अब मैं इतने सारे नेताओं के वहां बस थोड़ी सी गड़बड़ यही हो गई, नेतृत्व ज्यादा हो गया। नहीं, पर हमारी मजबूरी है। देखो साहब, जी। अब जिसके कुनबे में ज्यादा फूफा, मामा और चाचा होंगे तो मोड़ा की बारात में उतने ज्यादा साफे वाले दिखेंगे। अब इनके पास फूफा कौन है ये बता दीजिए। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा फूफा बता दीजिए। ये मुंह फुलाए घूमते हैं अगर कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। भरा पूरा कुटुंब, हमारे पास बड़ी श्रृंखला है, तो वे सब लोग वहां दिखाई पड़ रहे थे और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता लगा भी। इसलिए मुझे लग रहा है तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जीत भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही प्राप्त होगी। जी, जितेंद्र मिश्रा जी। मनोज जी, देखिए, जैसे सुरेश शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने काफी इशारा किया
इस और इंगित किया है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में कोताही बरती गई, जो अव्यवस्था का माहौल रहा, चाहे ऑक्सीजन की परेशानी हो, चाहे रेमडेसिविर की इंजेक्शन की हो, चाहे आपको बेड ना मिलना, ये सबसे बड़ी कमी रही सरकार की, जो उभर के सामने आई। आज सुरेश शर्मा जी ने स्वीकार भी किया कि इसका अगर ये मामला चला, अगर ये वाला मुद्दा चला तो सरकार को नुकसान हो सकता है। बाकी सुरेश शर्मा जी इस बात को लेकर कन्फर्म थे कि या तो विकास चला है और या फिर पैसा चला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और भारतीय जनता पार्टी खुद जो उनके संचालक, चुनाव संचालक थे, वो अपनी जीत पे पैसे से भरोसा कर रहे थे। आपने देखा किस तरीके से वहां पैसों का वितरण किया गया, कैसे वहां पर दूसरे संसाधन बांटे गए। आपने देखा भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी में करोड़ों रुपए पकड़ाए आखिरी दिन, पकड़ाया नहीं है ना, भारतीय जनता वही तो हो गया, पकड़ा नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये टेक्निकल रूप से नहीं पकड़ाया है, लेकिन जनता में जो लहर जाती है, आखिरी दिन जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी के दयावर्धन जी लगातार हाथ हिला रहा है, बिल्कुल नहीं पकड़ाया। कांग्रेस को विजयश्री दिलाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। दूसरी चीज, विकास के नाम पर दमोह में जितने भी वादे किए सरकार ने, उन पर भरोसा नहीं कर रहा है दमोह का मतदाता। नहीं, लेकिन एक चीज है जितेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां नजर आ रहे थे और कांग्रेस की कमलनाथ दिखाई दे रहे थे। बाद में अंतिम दिनों में जरूर आपके नेता दिखे, लेकिन वो एक होटल में मुझे ज्यादा दिखाई दिए बनस्पत उसके कि वो सड़क पर नजर आते। बीजेपी ने क्या किया था, हर कार्यकर्ता, हर नेता को जैसा उसकी रणनीति होती भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से नजर आ रही थी। तो एक अकेला व्यक्ति था कमलनाथ जी। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, आप हर राजनीतिक दल का प्रचार का एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी में जितने मौसा और मामा घूम रहे थे, आधे से ज्यादा फुफुलाए घूम रहे थे। सुरेश शर्मा जी ने बता दिया है कि जयंत मलैया जी का परिवार जो है वो शिवराज से पुराने राजनीति में। जयंत मलैया जी ने क्या काम किया है ये परिणाम बताएगा। दूसरी चीज, अगर वो तो आपको पता है क्या कि आपको पता हो गया कि क्या काम किया? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही चीज गौरीशंकर सेजवार के बारे में कहते थे कि हमारा राजनीतिक दल है, हमारा परिवार है। क्या हाल हुआ गौरीशंकर सेजवार का? 65,000 से जीत के आए वहां से। चुनाव के बाद में नोटिस क्यों जारी किया इन्होंने? अगर इनका परिवार था, इनके चाचा मामा फूफा थे वो लोग, तो इस बार दमोह चुनाव में जितने मूमा फूफा है ना, इनके सारे के सारे क्या कर रहे थे ये परिणाम बताएगा। भुआ भी थी वहां पर। चलिए जी, सुरेश शर्मा जी, बात हो रही थी कोरोना पर, और ये बड़ा सवाल है कि हमीदिया से इंजेक्शन चोरी हो जाते और कुछ जगह इंजेक्शन मिलते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। आज भी वही दिक्कत है। सरकार का कहीं ना कहीं सवाल तो थोड़े से खड़े होते हैं, लेकिन एकदम से व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी है, ये बात भी सच है। तो क्या कोरोना प्रवेश कर गया है इस चुनाव में? देखिए मनोज जी, इंजेक्शन का जहां तक प्रश्न है तो वो जो है सरकारी शिकंजे में कसा गया और अधिकारियों ने मरीजों की संवेदनशीलता जो थी उसको देखने की बजाय अपने प्रशासकीय अधिकारों का दुरुपयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से मालूम है कि प्रत्येक फार्मा की दुकान पर एक जो है डीआई बैठा है, ड्रग इंस्पेक्टर, और वो जब हस्ताक्षर करता है तब वो इंजेक्शन मिलता है। और कलेक्ट्रेट में एक विंग बना रखी है जो विंग तय करती है कि कौन से अस्पताल को कितने जाएंगे, और वो उसकी तरफ से जो है वो आवेदन मंगवाते हैं। उसके बाद उस आवेदनों पर जो होता है वो सरकारों में होता है, वो होता ही है, और उसके बाद जो है बमुश्किल उसको कहीं से मिलते हैं वो। कि मुझे तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने जब किसी एक के लिए सिफारिश की और सिफारिश करने के बाद जब ये संदेश आया कि हाँ आप इंजेक्शन ले लीजिए जिसके लिए आप बोल रहे हो, ये बड़ी अजीब बात है। तो वो रोजाना जो है वो दरवाजे पे जाके खड़ा हो रहा है, उसको एक इंजेक्शन मिलता है, 4.5 5 घंटे लगते हैं, जबकि उच्च अधिकारियों का बोला हुआ है। कलेक्ट्रेट से कुछ संदेश आता है। तो मुझे लगता है कि इतना शिकंजा प्रशासन का कस जाना होते हुए भी उपलब्ध नहीं होंगे वो, तो क्योंकि ये प्रशासन तंत्र के लोग संवेदनहीन हैं। इनकी संवेदनशीलता उन लाशों को देख करके भी नहीं बदल रही है कि अस्पताल में डॉक्टर कह रहा है कि साहब ये मरने की पोजीशन में रेमडेसिविर, वो कहता है कि साहब कलेक्टर से लिखवा करके लाओ। फिर जो है दुकानदार कहता है कि साहब संदेश तो आ गया है लेकिन वो डीआई नहीं बैठा, वो दस्तक नहीं करेगा, मैं आपको दे नहीं सकता, आप इंतजार करिए। तो ये जो भद्दी व्यवस्था हो गई है, मजाक बन गया है मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जी जो है उसकी समीक्षा में पूछते ही नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जो आप मुझसे लेकिन ये जो पक्ष है, ये क्या पक्ष जनता तक पहुंच गया होगा, जनता तक चुनाव में? क्योंकि कई जगह हम जा रहे थे, दमोह में गए हैं,
तो चर्चा तो थी कोरोना की, और ये भी लोग कह रहे थे कि जैसे जी देखिए मनोज जी, जनता सारी चीजें समझती है, जनता अब इतनी भोली नहीं बची है, जनता की सब समझ में आ रहा है। मैं ये भोपाल की परिस्थितियां बता रहा हूं। दमोह के बारे में चूंकि मैं गया नहीं तो मैं आपको ये दावे से नहीं कह सकता कि दमोह में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, परंतु एक चीज जरूर मैं जितेंद्र मिश्रा जी से कहूंगा कि एक्चुअल में कमलनाथ 2 बार गए हैं वहां, जो है कौन सा उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रचार कर दिया कि जिसके कारण वो चुनाव जीत जाएंगे, बाकी नेता कोई गए नहीं है। ये तो बिल्ली के भाग से छीका टूटने की उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगी जितेंद्र मिश्रा जी, आपके नेता जब तक मेहनत नहीं करेंगे जनता आपके फेवर में क्यों आएगी? चलिए मैं लौट रहा हूं, आप उस पर विचार तो करिए कि आपके फेवर में कोई क्यों आएगा। आप मेहनत नहीं करते, आप बयान जारी करते हैं, आपके जब बयान जारी आते हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी का बयान आता है तो गाली भर नहीं रहती, बाकी सब कुछ आ जाता है। जी बिल्कुल। आप इतने तीखे बयानों में बनने की बजाय जनता के बीच में जाकर के यदि बनेंगे तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जी, अब तो खैर जो प्रभाव पड़ना था पड़ गया होगा और ईवीएम में बंद हो गया, लेकिन ये बात सच है कि आगे के लिए समझना पड़ेगा। ये धैर्यवर्धन शर्मा जी, वोट ऑफ परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है वो 60 से ऊपर तो गया, 65 के आसपास जो अभी नजर आ रहा है, हालांकि देर रात तक बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बढ़ता हुआ प्रतिशत क्या कह रहा है? नहीं, हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी गर्मी के बावजूद लोग वोटिंग के लिए निकले हैं। नगरीय निकाय में भारतीय जनता खबरें ऐसी आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप वोटर को निकालने में कामयाब रहे, ऐसी खबरें वहां से लोग बता रहे थे मुझे। जी, मैं वही कह रहा हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बड़ी संख्या में अच्छे प्रतिशत में लोग निकले, माता बहनें भी निकली हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और अब तो जो होना था तो वो हो गया है, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कमलनाथ जी के अलावा कोई और तो मदद करने के लिए इनके आए नहीं, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को तो वानप्रस्थ आश्रम देने के लिए इन सबको ही पहल करनी चाहिए, तभी इनका भी भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है और कांग्रेस का भला भी तब हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि दमोह का परिणाम इसमें इनकी मदद करे। हाँ, दमोह का परिणाम, लेकिन बहुत कुछ मदद पता नहीं किस किस को करने वाला। दमोह के परिणाम का भी इंतजार, और इसके बाद फिर बहुत सारे परिणाम आने वाले देश भर के। जी जितेंद्र मिश्रा जी, ये जो वोट ऑफ परसेंटेज ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि वही 65 के आसपास रहने वाला है। अभी शाम तक जो था वो ऐसा इशारा लग रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जनता के जो कोरोना और तमाम तरह की चीजें, जिस तरह के आरोप आप लगा रहे थे, उसमें साथ दे दिया जनता ने, लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि ग्रामीण क्षेत्र तक आपका कोई व्यक्ति, कई ऐसे बूथ थे जो मेरे पास खबर है वहां कांग्रेस के लोग भी मौजूद नहीं थे, जो बैठना चाहिए था, जो आपके कार्यकर्ता वहां होना चाहिए था, ऐसी खबरें हैं, मुझे नहीं पता। शहर में जरूर थोड़ा ठीक ठाक रहा आपका। मनोज जी, मैं आपको बताऊं, दमोह चुनाव में हमने एक रणनीतिक रूप से जिन जिन को जरूरी था उनको उतारा है, एक चीज। दूसरी चीज, सुरेश शर्मा जी जो अभी कह रहे थे वो बात सही है। इस सरकार ने नौकरशाहों के बदौलत पूरी की पूरी व्यवस्था सौंप दी। आप ये देखिए, 1 साल हो गया सरकार बने हुए, आज तक प्रभारी मंत्रियों का पता नहीं। अब जाके कोरोना के लिए 2 दिन पहले कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। तो जिस तरीके से सरकार कलेक्टर्स के भरोसे चल रही थी, जिस तरीके से सरकार सचिवालय के भरोसे चल रही थी, वो सबको समझ में आ रहा था। और जो कोरोना में व्यवस्था नहीं हो पाई, ये समझ रही है दमोह की जनता हो चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो। जिस तरीके से शमशान में लाशों की ढेर लगे हुए, जिस तरीके से लाशों की लाइन लगी हुई है, ये सारा का सारा जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ये जो गया है ये सरकार के खिलाफ गया है, क्योंकि हमने वहां पर ये महसूस किया था कि ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रही है, और मुझे लगता है इस परिणाम बताएगा भी। लेकिन ऐसी जब व्यवस्थाएं सरकार के खिलाफ जाती है तो उसको बुनाने के लिए भी एक टीम की जरूरत होती है, वो टीम की वहां कमी थी, यही सुरेश शर्मा जी भी कह रहे थे। नहीं, निश्चित तौर पर मैं सुरेश शर्मा जी की बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन हमारी रणनीति थी कि इस बार स्थानीय निकाय, स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ेगा, हमारा दमोह का वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, इसलिए हमने उन्हें आगे करके, हमारे कम से कम वहां पर 8 से 10 एमएलए लगातार काम कर रहे थे। रवि जोशी जी पूरी व्यवस्था देख रहे थे, वहां पर आप देखेंगे संजय यादव जी लगे हुए थे, नीलेश अवस्थी हमारे व्यवस्थाएं देख रहे थे, कमलनाथ जी जा रहे थे, दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे, जहां जिसकी जरूरत पड़ती थी वो सब जा रहे थे। और मनोज जी, हमने इस चुनाव को बड़ी ताकत के साथ लड़ा है,
इसमें नहीं, आपकी एक रणनीति, आपकी आपकी एक बात में दम है, वो मैं भी समझ रहा हूं। एक सुरेश शर्मा जी, थोड़ा सा कांग्रेस का एक रणनीति जरूर वहां दिखाई दे रही थी कि स्थानीय वर्सेस बाहरी इसको दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बाहरी लोग तो वहां नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, ये बात सच है, और मतदाता ये बात को क्या समझ पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश से बाहर का कोई व्यक्ति गया होगा, तो इसलिए बाहरी इसलिए मतलब जिले से, जी, बाहरी मतलब जिले के बाहर के, जैसे बहुत सारे मंत्री। नहीं, जिले के बाहर के लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी रणनीति है। जब मैंने जब हरियाणा चुनाव को देखा तो मुझे मालूम चला कि मध्य प्रदेश के या सतना के जो है वो मेरे गृह जिले के विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये तो रणनीति है। इस रणनीति में भाई इसके पास कार्यकर्ता ज्यादा है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जो है वो जाकर के क्षेत्र में काम करते हैं। एक बात मनोज जी, मैं आपको ध्यान बहुत एक बारीक बात पर दिलाता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो उपचुनाव की रणनीति है वो नारायण प्रसाद गुप्ता जी के जमाने से एक रणनीति बनी थी। वो बहुत पुरानी बात है, धैर्यवर्धन जी को शायद स्मरण न भी हो। तो वो एक ऐसी रणनीति बनी थी कि जहां उपचुनाव जीतने में भाजपा का मुकाबला नहीं है, और ये मालूम है इनके कार्यकर्ताओं को कि कौन सा पोलिंग बूथ हमारा कमजोर रह सकता है और कितने वोटों से कमजोर रह सकता है, और कौन सा हमारा पोलिंग बूथ अच्छा है जो अच्छा जाएगा, हमारे लोग ज्यादा हैं तो वहां वो प्रतिशत बढ़वा देते हैं, तो वो नुकसान होने वाला है उसकी पूर्ति दूसरे पोलिंग बूथ पर कर लेते हैं। ये रणनीति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जब उनको ये लगता है कि अमुक कारणों से अमुक क्षेत्र का मतदाता जो है हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो दूसरे जो पैरेलल जो है उसके समान दृष्टिकोण से ऊपर बढ़ा देते हैं मतदान को। तो ये एक बारीक रणनीति इसलिए कर पाते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी और कार्यकर्ता इनके पास भरपूर मात्रा में है। क्या कांग्रेस में तो मूवमेंट करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है? अब मैं, जितेंद्र मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मैं इनके बारे में हमेशा सद्भाव रखता हूं, लेकिन जब आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे तो आपने कार्यकर्ताओं को वर्सेस बनाने की कहां तक जरूरत लगी थी? क्योंकि आपकी गई है कार्यकर्ताओं की सिंधिया परिवार के साथ जो है, सिंधिया ग्रुप के साथ जितने लोग आपके चले गए, आपके पास कुछ ये चले गए, कुछ इसके साथ राहुल के साथ आ गया, तो आपके पास बचा क्या है? और आप जैसे कभी माना चलिए कभी किसी और अच्छे जो लोग जुड़े हुए लोगों को निकाल देते हैं, तो आपके पास तो बच ही नहीं रहा ना कुछ, आपके पास तो केवल समर्थक। चलिए समझना पड़ेगा सर आगे क्या होगा। इस बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी रणनीति दिखाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, बीजेपी संगठनात्मक तरीके से बड़ी मजबूत दिखाई दी इस बात बिल्कुल सच है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े एजेंडा में। लेकिन यह सच है कि दमोह की दंगल में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने अपनी अपनी दम लगाने का भरपूर प्रयास किया है, और बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ी, और कांग्रेस की रणनीति यही थी कि स्थानीय स्तर पर एक मैसेज दिया जाए कि हम बाहरी लोगों को नहीं, मतलब ना तो मंत्री ना विधायक, सिर्फ स्थानीय लोगों, स्थानीय कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो भी उतना दिखाई नहीं दिए मैदान में जाकर जब देखा। फिर भी जनता है और ये सब समझती है कि कहाँ क्या होना है, और इसलिए आजकल तो जागरूक जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। हम जानते हैं, हम जिसकी उम्मीद लगाते हैं वो बदल जाता है फैसला। पर क्या होगा ये 2 मई को समझ आ जाएगा। अभी तो यही समझ आ रहा है कि दम किसका था, तो दम भी दिखाई देगा 2 मई को। इंतजार कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ पर।